बेसिक आइडिया लग गया था ना, इसीलिए हमने एक फिगर बना दिया था, पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया था, है ना। है अब भी क्लाइंट और सर्वर ही, लेकिन सर्वर साइड पे पहले एपीआई इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ करती थी। अब के जमाने में अक्सर एप्लीकेशंस में पहले क्या होती है एपीआई, पहले रिक्वेस्ट सीधे डायरेक्ट पहुंचती थी, डायरेक्ट कोड रिक्वेस्ट को लेके और उसके हिसाब से अपना कोड कॉल, जावा का या किसी का कोड कॉल करता था, जो जाके या तो डेटाबेस में डेटा डालता था, या तो वहां से निकालता था, या तो वहां चेंज करता था, या तो डिलीट करता था। यही चार काम होते हैं ना एप्लीकेशन में। और तो आप क्या करते हो तुम एप्लीकेशन में? अगर हम बात करें तो बेसिक काम कितने हैं? चार। क्या? बस कुछ क्रिएट करते हो, कुछ डिलीट करते हो, कुछ अपडेट करते हो और कुछ गेट करते हो। यही चार तुम्हारे पास बेसिक टास्क है। तो ये काम करने के लिए तुम लोग क्या करते हो? नहीं, ये काम पहले भी होते थे, ये काम अब भी हो रहे हैं। पहले एपीआई नहीं थी, अब बीच में एपीआई इन लोगों ने क्या कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आती है? अच्छा ये बताओ, तुम यूआई यूज करते हो, कोई भी काम करते हो, इवन आज रोशन ने एक एप्लीकेशन दिखाया होगा, इसमें लॉगिन है। ये एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है? एजाइल सीआरएम। सीआरएम दुनिया में एक ही नहीं है, सीआरएम दुनिया में हजारों, ठीक है। उसमें से एक सीआरएम ये भी है जिसका नाम क्या है? जैसे तुम लोगों ने वी टाइगर देखा है ना, वैसे ही इसी से मिलता जुलता एक और सीआरएम है जिसका नाम क्या है? एजाइल सीआरएम, ठीक है। जैसे तुम एजाइल सीआरएम पे जाते हो, अगर हम कहें यहाँ एजाइल पे जाएं, मान लो होम पे आते हैं, तो यही होम है। ये देखो, ये क्या है? कॉन्टैक्ट्स है। इस पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट्स का क्या हो गया? पेज आ जाता है। और आई थिंक यहाँ पे क्या है? अच्छा यहाँ देखो, ऐड का एक क्या है? बटन ही है ऊपर। क्या ऐड करना है? मान लो तुम ऐड करना हो, ये जो नया नहीं क्रिएट, वहां नाम क्या था? क्रिएट था। यहाँ इन लोगों ने नाम क्या रखा है? ऐड। तो चलो ऐड है, मान लो हमें ये यहाँ पे ऐड क्या करना है? कांटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? कांटेक्ट बटन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक फॉर्म आ जाएगा। कांटेक्ट नेम डालते हैं, सपोज करो अपना ही नाम डाल देते हैं, ठीक है। और फिर क्या डाल देते हैं? टाइटल, सपोज करो मिस्टर डाल देते हैं, ठीक है। कंपनी नाम डाल देते हैं, मान लो एक्सपर्ट व्यू, ठीक। फिर इसके बाद ईमेल डालते हैं, a@ में जो भी है, क्या कर देते हैं यहाँ पे? ईमेल डाल देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं, ठीक है। बस इतना ही करते हैं। और यहाँ पे एक बटन है क्या? सेव। ध्यान से देखो, ये यूआई है भाई, ये क्या है? यूआई है। जैसे ही तुम सेव बटन पे क्या करोगे? क्लिक करोगे तो एक रिक्वेस्ट है, एक क्या जाएगी? रिक्वेस्ट देखो हमने बताई थी, एक रिक्वेस्ट ऐसी होती है जिसमें यहां से डेटा, हम क्लाइंट है ना, ये जो यूज कर रहा है ये कौन है? क्लाइंट है। तो यहां से डेटा जाता है कहां? सर्वर के पास, और जाके डेटाबेस में क्या होता है? सेव होता है। जैसे एक कॉन्टैक्ट बनाते हो तो बन के जाके डेटाबेस में क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। दोबारा बोलते हो तो तुम्हें कॉन्टैक्ट दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? अगर ऐसा, तो जानते हो क्या होता है? ऐसी कंडीशन में एक क्या होती है? रिक्वेस्ट जाती है। और रिक्वेस्ट भी दो टाइप की मेनली होती है, पोस्ट और गेट। और भी बताई गई होती है, लेकिन अभी मेनली याद रखो कितनी होती है? दो, गेट और पोस्ट। या तो डेटा यहां से वहां भेजना है, या तो वहां से डेटा यहां लेके आना है, ठीक है। तो जैसे ही तुम सेव बटन पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, उस रिक्वेस्ट के अंदर 8, 10, 12 क्या होगा? डाटा। कौन कौन सा डेटा होगा? यही कि नाम राहुल है, लास्ट नेम यादव है, टाइटल मिस्टर है, कंपनी एक्सपर्ट व्यू है, ईमेल a@v.com है, फोन नंबर फलाना है, 1 2 3 4 5 6 रिक्वेस्ट के साथ 6 डेटा गया। अब वो डेटा सर्वर पे जाके डायरेक्ट कोड को हिट नहीं करता। किसके पास ये रिक्वेस्ट गई? उसी को क्या बोलते हैं? पहले एपीआई नहीं थी, आजकल उसमें बीच में क्या डाल दिए? मिलता। और इसके बाद वो जो एपीआई होती है
उस 6 डेटा के साथ काम करने के लिए जो जावा में मेथड डेवलपर ने बनाया होता है, एपीआई उसको क्या कर देती है, कॉल कर देती है। ठीक है, वो मेथड और उस मेथड में ये जो 6 वैल्यू तुमने भेजी वो एज अ पैरामीटर उसके अंदर क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। और वो 6 वैल्यूज जाके उसमें डेवलपर ने दिखाया था कितना आसान से कोड लिखता है। जावा का बेसिक कोड लिखा रहेगा और उसमें क्वेरी फायर किया रहेगा और क्वेरी ये लिख दिया होगा क्या, इंसर्ट डेटा है जो भी है, इंसर्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉमा देके इस तरह से डेटा उसने बता दिया होगा और वही डेटा जाके डेटाबेस में क्या हो जाता है, इंसर्ट। इसके बाद मान लो उसने कॉन्टैक्ट क्या कर दिया, बना दिया। बनाने के बाद तुम्हें फिर हो सकता है वो बनाए और मेथड रिस्पांस में, जैसे ऐसे तुमने देखा है नहीं, तुम अकाउंट बनाते हो, अकाउंट आईडी देते हो, नहीं देते हो, मिटाइगर में याद करो, तुम अकाउंट बनाते हो अकाउंट आईडी नहीं देते हो, अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट आईडी अपने आप आती जनरेट होती है ना। तो बिल्कुल क्या होता होगा, ये यहां से क्या करता है, अकाउंट भेजता है, वो रिस्पांस में अकाउंट आईडी क्या करता है, दे देता है किसको, एपीआई, और फिर एपीआई से वो चीज ट्रेवल करते हुए कहां पहुंच जाती है, यूआई। बात समझ में आ रही थी, यूआई काम, अच्छा असली काम कौन कर रहा है, वो मेथड, उस मेथड को कॉल कौन कर रहा है, एपीआई, और एपीआई को कौन कॉल कर रहा है, यूआई। तो अगर वो मेथड जो काम करता है उसे कॉल कर, एक रास्ता ये है कि तुम यूआई को यूज करो, यूआई कॉल करेगा किसे, एपीआई को, एपीआई कॉल करेगा किसे, उस मेथड को, डेवलपर के लिखे गए कोड को, और वही कोड जाके डेटाबेस में डेटा डालेगा और वो अकाउंट आईडी या कॉन्टैक्ट आईडी तुमको निकाल के वापस देगा। असली रोल किसका है बताओ, असली यहाँ किसका रोल है, असली रोल है उस मेथड का जो डेवलपर ने लिखा है। वो तो बस क्या है, वो असली काम तो हम है, हमें खानी है सब्जी, हमें क्या है, खानी है सब्जी, खान। अब सब्जी वाला सब्जी नहीं पैदा करता, भले ये है कि हम इसके पास पहुंचते हैं, सब्जी वाले, सब्जी वाला को सब्जी कहां से ले आता है, किसान के पास। असली में कौन करता है, किसान ना। अगर किसान नहीं पैदा करेगा तो सब्जी वाला सब्जी नहीं बेच सकता ना। अगर ऐसा तो नहीं होता ना, किसान वाले की सब्जी खराब है और सब्जी वाला तो अच्छी सब्जी दे रहा है भाई। अगर उसमें कोई भाई वो क्या कर रहा है, उसकी चीज को बस क्या कर रहा है, उससे उनसे कुछ वो दे रहा है, वहां से वो सामान लेके आगे दे रहा है, बीच में वो क्या है, मीडिएटर। बनाने और सब्जी पैदा करने वाला कोई और है, उसको इस्तेमाल करने वाला कोई और है। तो मेन रोल किसका, किसान का, जो पैदा कर रहा है। ऐसे यहाँ भी देखो, हम यूआई कॉल करते हैं, यूआई कॉल करता है किसे, एपीआई, एपीआई कॉल करता है जावा की उस मेथड को, और जावा का मेथड जाके जो काम करना होता है करता है। असली लॉजिक कहाँ लिखा है, उसी मेथड के अंदर, असली लॉजिक लिखा है कहाँ, उसी मेथड के अंदर। अगर उस मेथड में गड़बड़ी होती है, कुछ चीज सही से नहीं चलती, तो तुमको ये तो तुमको यूआई पे ही लिखना है। अगर डेवलपर ने जो कोड लिखा है उसमें उसने गड़बड़ लिखा है, उसने क्या लिखा है, गड़बड़ लिखा है। मान लो ऐसा गड़बड़ लिखा है कि नंबर में कोई बंदा क्या भेज देता है, अक्षर, नंबर में कोई बंदा क्या भेज देता है, अक्षर, और ये जबकि ये है, मान लो टेस्ट के ऐसा रिक्वायरमेंट में है कि भैया कोई नंबर गलत डाले तो लेना मत, कोई नंबर गलत डाले, अगर नंबर की जगह अक्षर भेजना शुरू करे तो लेना। जनरली ये होगा, सेव बटन पे क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट के साथ ये 6 क्या जाएगा, डेटा जाएगा। लेकिन जब इसमें सही डेटा नहीं मिलेगा उसे, तो वो डेटाबेस में डालने के बजाय तुम्हें एक्सेप्शन, तुम्हें क्या दे देगा, एरर दे देगा कि भैया फोन नंबर में नंबर डालो, प्लीज इंटर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन फोन नंबर टेक्स्ट बॉक्स, ऐसा कुछ करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर वो सेव कर देता, डेवलपर ने अगर इस बात का ध्यान नहीं, इसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि कोई नंबर भेजने वाला, भाई उनको भी जल्दी रहती है ना, कोड करने लगा, उसको उसने नंबर भाई सोचा ही नहीं, उसने कहा जो वैल्यू आएगी नंबर में डाल, और भेजने वाले ने क्या भेज दिया, अक्षर। तो जब उसका डेवलपर का कोड चलेगा तो अक्षर जाके क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो गड़बड़ी किसमें है, डेवलपर के कोड। असली सारा काम किसे करना है, डेवलपर की उस क्लास को करना है जो डेवलपर ने बनाई है। एपीआई तो बस क्या कर रही है, हम यूआई कॉल कर रहे हैं, यूआई एपीआई कॉल कर रही है, एपीआई को मेथड कॉल कर रहा है, और मेथड जाके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। असली लॉजिक कहाँ लिखा है, मेथड के
मेरी बात सुनो, अगर हमें पता हो एपीआई का एड्रेस क्या, हमें पता हो एपीआई का यूआरएल क्या, तो हम डायरेक्ट भी चाहें तो किसी टूल के सहारे डायरेक्टली उस एपीआई के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यूआई को बाईपास करते हुए, मतलब हमने यूआई, पहले तो हम क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, हम यूआई से बात कर रहे हैं, यूआई एपीआई से बात कर रहा है, एपीआई मेथड कॉल कर रहा है और काम हो रहा है। अगर हमें पता हो एपीआई का एड्रेस क्या है, अगर हमें पता हो एपीआई का एड्रेस क्या है, एपीआई का यूजर नेम पासवर्ड क्या है और एड्रेस क्या है, ये मालूम हमें पता हो, तो अगर हम चाहें तो जैसा एक टूल तुमने देखा है पोस्टमैन स्वैगर, ऐसे बहुत से टूल्स हैं दुनिया में, SoapUI ऐसे बहुत से दुनिया है, इन टूल्स के सहारे डायरेक्ट तुम उस एपीआई का, अगर तुम्हारे पास एड्रेस या यूआरएल है तो डायरेक्ट यूआरएल दे के डेटा दे के और हिट कर सकते। वो जाके किसको हिट करेगा, वो यूआई के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, डायरेक्ट तब भी हो जाएगा। लेकिन अब फिर क्वेश्चन आता है, एपीआई के फॉर्मेट में डेवलपमेंट किसने किया, डेवलपर ने। अब एक क्वेश्चन ये आता है, तो और भाई और हम चाहें, अच्छा हम वही टेस्टिंग यूआई से भी कर सकते हैं और वही टेस्टिंग किससे कर सकते हैं भाई, अच्छा बताओ, मान लो हमारे पास एक तो रास्ता ये है कि हम यहाँ गए, कॉन्टैक्ट बनाए, सेव बटन पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, जैसे ही सेव पे क्लिक किए भैया रिक्वेस्ट गई, इसने एपीआई को कॉल किया, एपीआई ने कोड चलाया, कोड गया और उसने डेटाबेस में क्या कर दिया, डाल दिया। ये बात हो गई यूआई। लेकिन अगर हम यही सेम काम एपीआई से करना चाहें तो हमें क्या करना होगा भाई, ये भी तो पीछे एपीआई को ही कॉल करना है। अगर एड्रेस मिल जाए तो हम क्या करेंगे, सीधे एपीआई को कॉल करेंगे, डेटा देंगे, वो जाके वही काम आगे काम किससे करना है मेरे। लेकिन ये बताओ यूआई से वही काम करेंगे, अच्छा यूआई से वही काम कर, अच्छा मेन काम कौन कर रहा है पीछे, और कोड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, हम कोड को नहीं किससे कॉल करेंगे, एपीआई को, एपीआई कॉल करेगा किससे, कोड क्या मेथड, और मेथड जाके क्या करेगा, काम करेगा। बात समझ आती है। अब एक छोटी सी चीज देखो, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये एपीआई टेस्टिंग हम करते ही क्यों हैं। हम तुमसे कहें जरा ये बताओ कॉन्टैक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, यूआई से करने वाला क्या करेगा, पहले लॉगिन करेगा, पहले क्या खोलेगा, ब्राउजर खोलेगा, फिर क्या खोलेगा, वो ब्राउजर खोलेगा, फिर क्या करेगा, यूआरएल डालेगा, फिर लॉगिन का, फिर जाएगा, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, फिर ऐड के माउस ओवर, वहां माउस ओवर करेगा, क्लिक करेगा, फिर कांटेक्ट वाला आएगा, फिर 8-10 इंफॉर्मेशन भरेगा, सेव बटन पे क्लिक करेगा, इंतजार करेगा, इसके बाद कहीं जाके 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद वो बताएगा कि कांटेक्ट जो है फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं। कब सही से काम करेगी, जब सभी लोग सही होंगे, जब यूआई सही होगा, जब क्या होगा, एपीआई सही होगी, जो पीछे का कोड है वो सही होगा, सब कुछ सही होगा तो वो सही से काम करेगा। ये पता करने में तुम्हें 3 मिनट लगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो एपीआई में जाओ, एपीआई एक एपीआई उसकी बना दो, एक रिक्वेस्ट वहां बना दो पोस्टमैन के अंदर, वहां डेटा भर दो एक बार, और इसके बाद जब भी सेंड बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तुम देखोगे हार्डली 4 से 5 सेकंड के, वो भी हम ज्यादा बता रहे हैं, 3-4 सेकंड के अंदर वहां डेटा चला जाएगा। 3 से 4 सेकंड लगेगा और देखोगे यही कांटेक्ट का डेटा जाके डेटाबेस में चेक करोगे तो तुमको दिखाई देगा कि स्टोर हो गया। यही जब कांटेक्ट की फंक्शनैलिटी टेस्ट करने के लिए, ध्यान समझना, कांटेक्ट की फंक्शनैलिटी टेस्ट करने के लिए 2 ऑप्शन, एक यूआई से करो तो 3-4 मिनट लगाओ, और वही अगर एपीआई से किया तो 5 सेकंड में तुम्हारे पास तो तुम्हारी टेस्टिंग 10 सेकंड में हो गई, और वहां टेस्टिंग कितना ले रहा, 3 मिनट का मतलब कितना हुआ, 180 सेकंड, इतना टाइम ज्यादा लिया, 18 गुना, इतना एक टेस्ट केस 18 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, एक ले रहा है 10 सेकंड, एक ले रहा है 180 सेकंड। भाई यूआई से वही काम कर रहे थे 180 सेकंड लग रहा है, एपीआई से वही काम कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। 10 सेकंड में डेटा क्रिएट भी टेस्ट हो जा रहा है कि सही है या गलत। आवश्यकता दोनों केस में, चाहे यूआई यूज हुआ चाहे एपीआई, बाद में तो अंतिम में वही मेथड कॉल को कौन जिसने काम किया, तो दोनों ही केस में तुम्हें पता चला ना सही से बन रहा है या नहीं। एक को पता चलने में तुम्हें 3 मिनट लग गए, एक को पता चलने में तुम्हें 10 सेकंड, 18 गुना टाइम कम लगा।
अब जरा ये सोचो, मान लो तुम्हारा जो ऑटोमेशन वो 18 चलता है, 18 घंटे में तुम्हारे पास मान लो 600 टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस ऑन इंग्लिश 3 मिनट टाइम ले रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? 1800 मिनट। 1800 मिनट को घंटे में बदलो यार, 30 घंटे। मतलब ऑटोमेशन चलाओगे तो 30 घंटे बाद पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उससे भी तो टेस्ट फंक्शनैलिटी होगी। हम कह रहे हैं उन्हीं फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करने के लिए अगर हम एपीआई से एपीआई टेस्ट करें तो वही 18 गुना कम टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा? 1 दिन। एपीआई के सहारे वही, एपीआई से भी तो वही कॉन्टैक्ट भी बन रहा है, एपीआई से भी तो वही अकाउंट भी बन रहा है, एपीआई से भी भाई यूआई से नहीं हो रही, वही किससे हो रही है? एपीआई से। अब यूआई उसके लिए 18 घंटे मांगता है, एपीआई उसके लिए कितना घंटा मांग रहा है? अगर वो सही कोड नहीं होगा तो एपीआई में भी दिक्कत है और यूआई में भी दिक्कत है। ऐसा थोड़ी ना कि क्योंकि चाहे यूआई हो चाहे एपीआई हो, आखिर जाके पीछे कॉल किसे करेंगे? बात समझ में कुछ आ रही है? इसी टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं भाई? टाइम, क्योंकि यूआई टेस्टिंग जितना टाइम मांगता है और वो भी भाई, और तो इसलिए देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एपीआई टेस्टिंग करते हैं। जब कोई चीज बन के आती है तो पहले क्या करते हैं? एपीआई टेस्टिंग करते हैं। और एपीआई टेस्टिंग का फायदा ये है कि 1 घंटे के अंदर मेरे 600 टेस्ट केसेस का सारा रिजल्ट मिल गया, सारी 600 फंक्शनैलिटी की डिटेल मिल गई कि सही से काम कर रहे हैं कि सही से काम नहीं कर रहे हैं। और वही चीज यूआई से कितना टाइम लगता? 18 घंटे। यूआई से लगता 18 घंटे मान लो, सॉरी हाँ 30 घंटे लगे और इससे लग रहे हैं 100 मिनट। मतलब 18 गुना टाइम का क्या लग रहा है? 100 मतलब 1.5 घंटा लगा। तो इससे 1.5 घंटे में वही हमें पता चल गया कि चीज सही से काम कर रही है या नहीं। इसलिए एपीआई टेस्टिंग है भाई। और चाहे एपीआई हो और चाहे यूआई हो, अंतिम में जाकर वही मेथड चलेगा। तो सभी तब तो एपीआई टेस्टिंग करो और यूआई टेस्टिंग ना करो। एक बात दिमाग में ये है कि क्यों 30 घंटा लगाएं जब हमें क्या मिल रहा है? 1.5 घंटे में हमें सारा रिजल्ट मिल गया, सब कुछ सही है या गलत है। लेकिन ये देखो, अच्छा पहले ये सोचो जरा, इस चीज का जवाब यहाँ छुपा हुआ है। तुमको जब हमने बताया टेस्टिंग के लिए तो क्या बोला कि डेवलपर बनाता है, टेस्ट करके तुम फेंक देते हो कस्टमर के मुंह पे? नहीं करते ना, बनाता है पहले डेव सर्वर पे डालता है, वहां टेस्टिंग होती है, वहां सब कुछ सही जाता है तो फिर कहाँ जाता है? यूए सर्वर पे, वहां टेस्टिंग होती है, वहां से सब कुछ सही जाता है तो यूएटी पे जाता है, वहां सब कुछ सही रहता है स्टेजिंग पे जाता है, और वहां से सब कुछ सही रहता है तब कहाँ जाता है? अब तो श्रेणी खत्म हो गया, अब तो एपीआई चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई टेस्टिंग भी होगी, लेकिन अब एपीआई टेस्टिंग की हो रही है। एक लेवल टेस्टिंग का एक लेयर टेस्टिंग की और क्या कर दिए? बढ़ा दिए। क्वालिटी और क्या हो जाएगी भाई? इतनी लेयर्स क्यों है भाई? पहले गलती कब पता चलती है बताओ? पहले मान लो गलती होती है एप्लीकेशन में, हम यूआई टेस्ट कर, हमने ऑटोमेशन ही कर यूआई का, तो क्या सही है क्या गलत है ये पता होने में हमें 30 घंटे लगे। 30 घंटे बाद हम कोई एक्शन लेंगे ना, 30 घंटे बाद कुछ भी होगा ना भाई, 30 घंटे बाद तो हमें पता चलेगा। फिर एक 2-4 घंटा लेके हम क्या करेंगे? उसको 1 घंटा लेके ना सही नहीं करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे हाँ ये सही में डिफेक्ट है कि नहीं है, फिर कहीं जाके हम डिफेक्ट डालेंगे। 32-34 घंटे बाद इसके ऊपर कोई काम होना स्टार्ट होगा। जबकि अगर वही चीज पहले ही हमने किससे कर दी होती है? पहले एपीआई से बात नहीं हुआ ही करती, तो 1.5 घंटे में ही हमें पता चल गया होता कि कितनी चीजें ऐसी है जो सही से काम नहीं कर रही। हम तुरंत डिफेक्ट डाले तो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसके ऊपर एक्शन क्या हो गया होगा? स्टार्ट हो गया। तो एपीआई टेस्टिंग भी होगी, उसके बाद यूआई भी होगी। कई बार ऐसा तुम्हें कंपनीज में मिलेगा एपीआई टेस्टर्स अलग होंगे, यूआई टेस्टर्स अलग होंगे, और कई बार ऐसा मिलेगा तुम ही भी करोगे और तुम ही यूआई करोगे। अब एपीआई का मतलब एपीआई टेस्टिंग भाई देखो, एपीआई डेवलपर ने बनाई, कस्टमर को क्या मतलब होता है? कुछ नहीं मतलब है। कस्टमर को किससे मतलब है?
आखिर तो पीछे जाके एपीआई के थ्रू ही सारा काम होना है। एपीआई ही टेस्ट कर लो तो तुम्हें रिजल्ट क्या सही है क्या गलत है पहले पता चल जाएगा। तो एपीआई में नहीं दिखती गलतियां, लेकिन यूआई पे दिखती है। जैसे डेटा आ रहा है, लिख के आ रहा है डेटा, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, तो ये एपीआई में दिखाई नहीं देगा। ये तो कहां दिखाई देगा तुमको? यूआई में दिखाई देगा। इसलिए यूआई टेस्टिंग होगी, लेकिन एपीआई टेस्टिंग भी हो। बाद में क्या करते हैं, एपीआई से हमें पहले पता चलता है कि मेन जो मेन एपीआई बन रखी है, जो फंक्शनलिटी है, वो पता चल गया। अगर एपीआई सही से काम कर रही है तो मतलब काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, बीच में एपीआई है कि यूआई क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पांस लेता है। पहले रिक्वेस्ट बिना एपीआई के ही डायरेक्ट पहुंचा करती थी सर्वर पे, अब बीच में कौन है? एपीआई। वो कहता भैया रिक्वेस्ट पहले हमें दो। क्या जैसे वही है कि पहले मान लो यहाँ डायरेक्ट हमसे मिल लेते थे, मान लो हम यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट पर बैठा था, किसी को रिसेप्शन पे बैठा तो वो समझो क्या है एपीआई। अब तुम डायरेक्ट मेरे पास नहीं आओ, तुम सबसे पहले किससे पास जाओ? सेम ऐसा ही तुम्हारा क्या है एपीआई। अब क्लियर हो रहा है कुछ? क्योंकि इसका पहले एकदम फंडा समझ लेना जरूरी है भाई। एपीआई एग्जैक्टली है क्या, कर क्यों रहे हैं। एक लेवल मेरे टेस्टिंग का क्या हो रहा है, एक लेयर टेस्टिंग में और बढ़ जा रही है, क्वालिटी मेरी और क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, जल्दी भी होगा। बताओ डिफेक्ट में 4 घंटे में काम करना, बाद काम स्टार्ट हो, समय बच रहा है ना। ठीक है, इसी वजह से एपीआई टेस्टिंग है। एपीआई टेस्टिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम फंक्शनलिटी पहले ही टेस्ट करके बता देंगे क्या सही है और क्या गलत है। हमने टेस्टिंग 2 बताई थी ना, एक ब्लैक बॉक्स होती है और एक व्हाइट बॉक्स, और ये भी समझाया था व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। यही जो मेथड एक और जो यूआई टेस्ट जैसे सेलेनियम यूज करके जब तुम टेस्टिंग करते हो ऑटोमेशन, वो ऑटोमेशन है लेकिन ब्लैक बॉक्स। वो ऑटोमेशन टेस्टिंग है या मैनुअल, जब मैनुअल के थ्रू तुम यूआई की टेस्टिंग करते हो तो वो क्या है, ब्लैक बॉक्स। और जब अंदर जाके डेवलपर का कोड देखते हो सही है या गलत है, ये क्या है, व्हाइट बॉक्स। लेकिन जो एपीआई टेस्टिंग है ये आती है ग्रे बॉक्स में। ये क्या आती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है। कि हमें कुछ सर्वर के बारे में पता हो, जैसे हमें ये पता होता है एपीआई कहाँ है, एपीआई का एड्रेस क्या है, एपीआई में क्या डेटा भेजना है और क्या डेटा वो देगा, ये अंदर की पूरी अंदर की बात नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा पता है। इसीलिए काले और सफेद के बीच में क्या होता है, ग्रे ना। इसीलिए एपीआई टेस्टिंग समझते एक तरह से क्या है, ग्रे बॉक्स। मतलब कुछ हमें दिखता है, कुछ पता होता है, कुछ पता नहीं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कुछ नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में सब कुछ पता होता है कि पीछे क्या चल रहा है। ग्रे बॉक्स में कुछ पता चलता है और कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उसका नाम क्या है, ग्रे बॉक्स। 3 टाइप की टेस्टिंग होती है इसीलिए, ब्लैक बॉक्स भी, व्हाइट बॉक्स भी और ग्रे बॉक्स। और जो तुम्हारी एपीआई टेस्टिंग है ये किसमें आती है, ग्रे बॉक्स। क्लियर है ये बात? इतनी बात समझ में आती है? इसके टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है? ठीक है, तो अब देखें करते क्या है। अब इसके लिए कई मार्केट में क्या है, टूल, जैसे पोस्टमैन, जैसे फेमस है कौन, पोस्टमैन, और प्लस दूसरा एक है स्वैगर, एक है बहुत, अब तो नहीं, अब तो डाउन हो गया है थोड़ा, पहले बहुत वो था, फेमस था, सोप यूआई। क्या, सोप यूआई। ठीक है, तो ये टूल है हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पोस्टमैन। हम लोग यूज करेंगे पोस्टमैन। ये एक मार्केट में क्या है, टूल है जो एपीआई टेस्टिंग में यूज होता है। इसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं कोई एपीआई सही से काम कर रही है या सही से काम नहीं कर रही। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले यही पोस्टमैन ओपन करना, पोस्टमैन, स्वैगर, सोप यूआई जो तुम्हारे पास है वो यूज
करो। अच्छा, ये जो एपीआई टेस्टिंग कर रहा है, एपीआई यूज कर रहा है, इसमें देखो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है ना, मतलब जो भी है ये वेब के थ्रू हो रही है कि नहीं हो रही है, एप्लीकेशन है। ये जो एपीआई है इनको बोलते हैं इसलिए क्या, वेब सर्विस बोलते हैं, वेब सर्विस या वेब एपीआई, इसलिए दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कोई लोग तुमसे कहेंगे, याद रखो ये बताए हैं, वैसे तो सेलेनियम भी एपीआई है, वैसे तो सेलेनियम भी क्या है, एपीआई है, अपाचे पीओआई भी क्या है, एपीआई है, हर चीज क्या है। लेकिन ये जो एपीआई हम अब तुम पढ़ रहे हो, ये एपीआई की भी एक कैटेगरी होती है। एपीआई मेन कैटेगरी है और उसकी एक क्या है, ये सब कैटेगरी है, इसका नाम है क्या, वेब एपीआई, या इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, वेब सर्विस। अच्छा, सही नाम कितना अच्छा रखा है, वेब सर्विस। भाई यूआई कॉल करता है किसी एपीआई को, तो एपीआई सर्विस नहीं दे रहा है, डेटा लेता है, काम करवाता है, फिर अंदर तुमको वो वापस कुछ देता है, हमेशा रेडी है। जब रिक्वेस्ट भेजोगे तब, भाई जब यूआई से जाएगी रिक्वेस्ट तब भी काम करेगा, डायरेक्ट भेजोगे तब भी काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, वेब सर्विस भी बोलते हैं, वेब एपीआई भी बोलते हैं, या वेब सर्विसेज एपीआई भी बोलते हैं, या वेब सर्विस एपीआई बोल रहे हैं। लेकिन याद रखना ये वेब, और जहां वेब की बात है दो चीज बताएगी, भूल मत जाना आपसे, फिर लास्ट करेगा। प्रोटोकॉल यूज होता है ना भाई, डेटा का लेन देन हो रहा है दो जगह से, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो जो ये डेटा का लेन देन होगा इसके लिए प्रोटोकॉल यूज होगा, जिसका नाम क्या है, एचटीटीपी। दो है ना, एचटीटीपी है और एचटीटीपीएस। क्लियर है ये बात? तो अब आ जाओ, ये तुम्हारे सामने दिख रहा है क्या, पोस्टमैन। यहीं के थ्रू तुम्हें सारी टेस्टिंग करके, अब ये आया कहां से, यहाँ 4-5 ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ ऑप्शन कितने दिख रहा है, 4-5। एक क्या है जिसका नाम क्या है, एजाइल, एक IMGUR है, IMGUR है, न्यू कलेक्शन है, और क्या है, यूजर। ये अच्छा, पहली बात तो देखो, एपीआई एक नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है एप्लीकेशन उसमें एक एपीआई बनी है, सैकड़ों होती है ना। और आजकल जमाना यही चल रहा है, जितनी फंक्शनैलिटी है हर फंक्शनैलिटी के लिए एक एक एपीआई बनाते हैं। तुम देखोगे एक एक एप्लीकेशन में 100, 150, 200, 250, 300, 350 क्या होंगी, एपीआई बनी होंगी। एक नहीं होगी, कितनी होंगी, 100, 200, 250, 300, 600, इतनी एपीआई होंगी। भाई पहले तो 600 फंक्शनैलिटी होती थी, अब उन 600 फंक्शनैलिटी के लिए पीछे क्या बना दिया है डेवलपर ने, एपीआई बनाई, तो 600 एपीआई बनाई। ठीक है, तो कितनी एपीआई है, 600 एपीआई होती। अब 600 एपीआई जो होती है, इसीलिए किया गया क्या, कलेक्शन। 600 एपीआई, एक तो रास्ता ये है, देखो कैसे पोस्टमैन कैसे यूज करो, यहाँ एपीआई टेस्टिंग करनी है तो वो यहाँ एपीआई जोड़नी पड़ेगी ना। एक तो रास्ता ये है, 600 वो है एपीआई, एक एक करके सारी एपीआई इसमें क्या करो, बनाओ। कितनी एपीआई बनाओगे, मतलब जो बनी हुई है उनको क्या करो, यहाँ पे यूज करने के कॉल करो या जो भी करो, 600 रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाओ। एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने सारी एपीआई बनाई है ना, उसने उन 600 एपीआईज का एक बना दिया क्या, कलेक्शन। क्या बना दिया है, कलेक्शन बना दिया, और तुमको मेल पे भेज दिया। तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस कहाँ आना है, ये कलेक्शन, ये देखो है ना, यहाँ पे एक बटन दिख रही हुई क्या, इंपोर्ट। यहाँ तुम्हें अपनी उसी कलेक्शन फाइल का जो डेवलपर ने बनाई है, वही अगर तुम्हारे पास है सिस्टम पे, मान लो मेरे रोशन ने क्या किया, सिस्टम पड़ी थी उसके, व्हाट्सएप किया होगा, व्हाट्सएप से यहाँ क्या किया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा भाई, व्हाट्सएप किया होगा, व्हाट्सएप तुमने क्या कर लिया, सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया। अब तुमको वो चाहिए होगी, कहाँ पे रखा है उसने, कहाँ पे है, नहीं यहाँ डाउनलोड्स में है। चलो ये देखो हम दिखाते हैं तुमको, तब इसको एक काम करते हैं, एक बार डिलीट कर दें आप, या अगर डिलीट कर देंगे, या फिर मान लो ये समझ गए थे ना ये चीज़, तो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने पे देखो यहाँ क्या आ रहा है, ड्रॉप एनीवेयर टू इंपोर्ट, या तो फिर देखो क्या है, और सेलेक्ट फाइल्स आर फोल्डर्स,
ये सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ डाउनलोड्स में या जहां भी तुम्हारी वो वाली फाइल है, ये agile.postman_collection सेलेक्ट करो और ओपन बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद और जब जैसे ही वो हटाओगे इसको, यहाँ देखोगे एजाइल आ जाएगा और उसके अंदर तुम्हारी आंख के सामने दिख रहा है जितनी रिक्वेस्ट हैं सब आ गई ना। आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तो बस थोड़ी सी रखी गई है कलेक्शन में, ठीक है, नहीं तो और भी एपीआई है इसके पास। बात समझ में आई? इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। जब हम लोग काम करते हैं, कहीं हमसे एपीआई टेस्टिंग करने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है ये तुमको एपीआई टेस्टिंग वो करनी है, तो हम पूछते हैं यार कलेक्शन किसके पास मिलेगा? हम पूछते हैं क्या इसकी कलेक्शन कहाँ मिलेगा यार एपीआई का? तो कोई बताएगा उस डेवलपर से मांग लो, या यहाँ पे फलाने जगह रखी है, या जो 4 दिन पहले मेल आई थी उसी में छोटी सी फाइल होगी, कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं होगी। और जैसे ही तुम उसे क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, अपने आप सारी एपीआई जहाँ पे सारी रिक्वेस्ट बन के आ जाएंगी और सब दिखाई देने लगेगी। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता सुनो अब क्या होता है। कई बार डेवलपर क्या करेगा जानते हो, जो एपीआई का कलेक्शन बनाया है, बनाने के बाद नेट पे कहीं सर्वर पे क्या कर दिया होगा, अपलोड। तुम कहोगे एपीआई का कलेक्शन दो, तुम्हें कोई फाइल नहीं देगा, एक यूआरएल पकड़ा देगा, कहेगा लो ये यूआरएल। और इसीलिए देखो ध्यान से, जब इंपोर्ट करते हो तो यहां देखो आ रहा है ना, पेस्ट curl.textar_url, ये देख रहे हो ना। जो जहां पे डेवलपर ने कलेक्शन रखा होता है, जहां होस्ट किया होता है, उसी का हम यूआरएल को दे देता है डेवलपर, और वही हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट मारते हैं, वहां से कलेक्शन डाउनलोड करके यहाँ पे सेट करते हैं। तो 2 रास्ते मिलेंगे, या तो कलेक्शन फाइल मिल जाएगी और या तो कलेक्शन फाइल का क्या मिलेगा, यूआरएल। कलेक्शन फाइल मिल गई तब यहीं से कर देना ऐसे करके, और अगर यूआरएल मिला तो फिर कहाँ कर देना, ये डाल दो। इतनी बात समझ में आती है? इसके बाद तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ तुमको साइड में एपीआईज दिखाई देंगे। ये एपीआईज का मतलब क्या है, ये एपीआईज एक एक फंक्शनैलिटीज है। हर एपीआई क्या है, एक फंक्शनैलिटी है। अगर एप्लीकेशन में जैसे डेवलपर ने 600 फंक्शनैलिटी बना रखी है, तो 600 क्या बना रखी होंगी, 600 500 क्या बना रखी होंगी, एपीआई बना, वही यहाँ पे दिख रही है। अब हम यहाँ से भी चाहे तो वही फंक्शनैलिटी वही काम करके देख सकते हैं और हमें पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर है ये बात? अब तो समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है। ये हर एपीआई एक फंक्शन, हर फंक्शनैलिटी के लिए डेवलपर ने क्या बनाई है, इसको कॉल करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ देखो कोई भी एपीआई सेलेक्ट करोगे, यहाँ बटन है ना। अच्छा एपीआई देखो जरा ध्यान से, ये एपीआई, यहाँ एपीआई में कितनी रिक्वेस्ट है? इस एपीआई के कलेक्शन में देख रहे हो, एजाइल एपीआई का नाम है, इसके अंदर मेन 4 फोल्डर्स हैं, इसके अंदर क्या है, एपीआई। इसके अंदर कितनी, 3 2 5, टोटल कितनी हो गई, 5, और यहाँ कितनी हो गई, 3 3 6 2 8, 5 8 13, मतलब मान के चलो 30 है। तो 30 एपीआई, ये 30 क्या है, एपीआई में क्या होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कहते हैं एक ये एपीआई का कलेक्शन लिया है, वहां 30 एपीआई है और हर एपीआई का क्या होता है, हर एपीआई को बोलते हैं क्या, रिक्वेस्ट। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये देखो देखो, अच्छा यूआई से करते थे ना, यूआई से कॉल होता था कौन, एपीआई। तो यूआई जो था तुम्हारा क्या, क्लाइंट, और एपीआई सर्वर साइड पे था, तो एपीआई कॉल होती थी। और ये जो पोस्टमैन है भाई, ये भी क्लाइंट है, ठीक है। यहीं से इसी के सहारे एपीआई का कॉल करने का प्लान बना रहे हो ना, तो ये भी क्या है, क्लाइंट है। और जब क्रोम यूज करके सेव बटन पे क्लिक करते हो, वहां से भी तो पीछे जाके क्या होती है, ये भी क्या है, क्लाइंट है। तो याद रखना ये पोस्टमैन क्या है, क्लाइंट है। इतनी बात याद रहेगी। अब देखो जरा, देखो हर एपीआई की क्वालिटी देखे होगे, जितनी एपीआई यहाँ पे क्या है, बनी हुई होंगी, जितनी रिक्वेस्ट यहाँ बनी होंगी,
हर रिक्वेस्ट के साथ एक चीज जरूर हो, यूआरएल। अरे यार यूआरएल नहीं रहेगा तो पहुंचे कैसे? अरे एड्रेस तो चाहिए ना यार। ऐसे ही अगर डेवलपर ने एक एपीआई का कलेक्शन बनाया, उसमें 600 एपीआई है, तो 600 की 600 एपीआई का अलग अलग यूआरएल होगा। हर एपीआई का अपना क्या होगा, यूआरएल होगा। ये सबसे मस्त चीज है। यूआरएल नहीं होगा तो रिक्वेस्ट कहां जाएगी भाई? तुम्हें चाहिए होगा ना सर्वर का एड्रेस, तब तो रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजेगा। भैया ये यूआरएल पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्या? यूआरएल। कोई भी एपीआई होगी, कोई भी रिक्वेस्ट होगी, उसके पास एक चीज जरूर होगी, जिसे क्या बोलते हैं, यूआरएल। अच्छा ये बताओ, ये बात समझ में आ गई सबको? कोई भी उठा के देख लो यार, कहीं भी क्लिक करके देखो। अच्छा यूआरएल में भी देखो बहुत चीजें होती है, लेकिन देखो अच्छा ये दिख रहा है, जरा इसे कॉपी कर लेते हैं। एक कोई और एपीआई देखते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं, इसका भी यूआरएल क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ये दोनों अलग अलग हैं क्या? पोस्ट है ना बात पोस्ट और गेट की नहीं है भाई। ये रूरल प्रो पे बनाई है सारा। अच्छा देखो वैसे इनके पास तो क्या है, दो है ना, लेकिन ध्यान से देखो जो हम बताना चाह रहे हैं, पहले इसको छोड़ो, इनको देखो। ये भी है ना, यूआरएल है ना, ये भी क्या है, यूआरएल है। तीनों यूआरएल में कुछ कॉमन दिख रहा है? मतलब तीनों यूआरएल में क्या सेम है? नहीं सर, अलग। अगर पूरे की बात करें तो सेम नहीं है, एज अ होल सेम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग का पार्ट सब में सेम है। https expertviewautomation.agilecrm.com ये तीनों में है। अच्छा रूरल प्रो बना दिया है, अलग बना दिया है, लेकिन ऐसे थोड़ी करेगा। तुम दो पे टेस्टिंग करोगे, तुम भी टेस्टिंग किस पे करोगे, एक पे ही टेस्टिंग करो, तो तुम देखोगे ये क्या है, सेम। जो ये पार्ट सेम है इसे बोलते हैं बेस यूआरएल। ये क्या बोलते हैं? अगर एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन के लिए बना हुआ है कुछ, तो उसके पास 600 एपीआई होंगी, 600 के 600 का यूआरएल क्या होगा, अलग होगा, लेकिन शुरू का पार्ट सब में क्या होगा, सेम होगा। बेस यूआरएल सबका सेम होगा। ये तुमको ऐसे दिखता है। जैसे भैया आ जाओ अंदर, मान लो आ गए तुम फ्लिपकार्ट, कौन सा पेज खुला भाई, पहले ये देखते हैं। फ्लिपकार्ट डॉट कौन सा पेज खुला, ये खुला, इसका यूआरएल क्या दिख रहा है आपके सामने है। हम एक काम करते हैं, जरा फैशन में मेंस टी शर्ट क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इसका यूआरएल क्या है, अलग है ना, जरा कॉपी करके देख लेते हैं। बहुत बड़ा यूआरएल है ना, लेकिन ये है। अच्छा ऐसे ही अभी वो कहाँ पे आए थे, मेंस टी शर्ट पे। मान लो हम आ जाते हैं फॉर्मल शर्ट्स पे, या आ गए। अब इसका भी जरा उठाओ तो यूआरएल, कहाँ शुरू हुआ है भाई, ये देखो। इसका यूआरएल और ऊपर वाले का यूआरएल दोनों का क्या है, अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन फिर मिलेगा तुमको www.flipkart.com, यहाँ भी मिलेगा www.flipkart, मतलब एक एप्लीकेशन में जितने पेजेस होते हैं, हर पेज का यूआरएल क्या होता है, अलग अलग, लेकिन हर पेज का बेस यूआरएल क्या होता है, सेम। ऐसा ही इसके साथ भी होता है। बात समझ में आएगी यार? तो ये पहले तो सबसे पहले फोकस करो यूआरएल के ऊपर।
एपीआई की जान है उसका क्या, यूआरएल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एपीआई में एक चीज होती है क्या, यूआरएल। भाई बिना यूआरएल के कैसे यूज करोगे यार, यूआरएल ही तो पता है। अच्छा ये बताओ, ये देखो जरा, ये खुल गया ना, क्या ये शर्ट वाला है ना, फॉर्मल शर्ट। हम एक काम करते हैं, इसे फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर देते हैं इसे। अब तो नहीं खुला है ना, लेकिन जो यूआरएल है वही कॉपी करके हम क्या मारे, पेस्ट करें और इंटर मारे, तुम देखोगे वही पेज क्या हो जाएगा। पेज का अपना एक यूनिक क्या है, चाहो तो भाई एक्शन परफॉर्म करो तब पहुंचो, और यूआरएल हो तो चाहो सीधे डाल दो तब पहुंचो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास, यूआरएल समझ लो पहले। ऐसे ही जो तुम्हारे एपीआईज होती हैं, जो तुम्हारी क्या होती हैं, एपीआईज होती हैं, हाँ तो ये क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। इतना कंफर्म है एकदम ना, एकदम छूटना नहीं चाहिए, हम नहीं दोबारा बता पाएंगे भाई। इसीलिए अब देखो, तो अब देखो एपीआई में, तो अब तुम समझ चुके हो एक चीज क्या होती है, एपीआई होती है। एपीआई में एक चीज क्या होती है, यूआरएल। हर एपीआई का अपना एक क्या यूआरएल होता है, और हर यूआरएल में एक वर्ड होता है, एक चीज होती है क्या, बेस यूआरएल, जो समथिंग डॉट कॉम या समथिंग डॉट इन जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, इसके बाद पहला स्लैश लगता है। देखो ये भी पहचान है यार। कहाँ गए, एक मिनट, डिलीट कर दिया हमने। ये देखो जरा, देखो flipkart.com के बाद जो ये पहला स्लैश नहीं आ रहा है, इस पहले स्लैश के लेफ्ट साइड में जो है, या जो पहले है वही क्या है, इस डबल स्लैश से मत कंफ्यूज होना। हम बात कर रहे हैं जो ये सिंगल स्लैश आगे आता है, उसके पहले जो भी होता है वो क्या कहा जाता है। और ये हर एक एप्लीकेशन की, हर उसका एपीआई का क्या होता है, कॉमन। अच्छा एक बात और भी हम लोग बोलते हैं कई बार, क्या, रिक्वेस्ट। हर रिक्वेस्ट का क्या होता है, रिक्वेस्ट बोल रहे हैं तो समझ जाना हम एपीआई के ही रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि तुमसे कई बार कहेंगे तुम्हारे आपस में, यार ये वाली रिक्वेस्ट भेज दो। अब तुम दूसरी रिक्वेस्ट मत समझ लेना कि कुछ और रिक्वेस्ट करना, वहां रिक्वेस्ट बोल रहा है तो मतलब एपीआई के रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। अच्छा, और एपीआई में क्या होता है, और एपीआई में अब होते हैं क्या, अब एपीआई में कहे जाते हैं क्या होते हैं, ध्यान से देख लो। एपीआई के क्या होते हैं, मेथड्स। सबसे जरूरी चीज अब क्या, मेथड। काम कई होते हैं ना एपीआई के सहारे, नया डेटाबेस में डेटा जाके क्या हो, अकाउंट बन भी सकता है, अकाउंट अपडेट भी हो सकता है, अकाउंट डिलीट भी हो सकता है ना, और अकाउंट की इंफॉर्मेशन हम देख भी सकते हैं। इसीलिए मेथड्स की जो कैटेगरी है ये ऐसे बनाई गई। एक होता है क्या, गेट। गेट तो तुम जानते हो ना। एक होता है क्या, पोस्ट। और एक होता है, देखो गेट होता है किसके लिए, सब डेटाबेस से डेटा ले आने के। जैसे ये क्या है बताओ, जैसे मान लो हम किसी एप्लीकेशन पे आए, हमने क्या किया, मान लो सपोज करो हमने बेबी एंड किड्स पे क्या किया, क्लिक किया, और यहां पे मान लो रिमोट कंट्रोल डिवाइस पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, और सर्वर ने क्या दिया, रिस्पांस दिया, और हमें यहाँ पे ये चीजें क्या करने लगी, दिखाई देने लगी। तो जहां सर्वर से कुछ आता है, जैसे अब ये सारे जहाज की फोटो, जहाज के नाम, जहाज के दाम, ये सब कहाँ लिखे हैं, डेटाबेस में है सब यार। अब यहाँ से क्या हुआ, एक गेट रिक्वेस्ट क्या हुई, कॉल। भाई तो तुम हुआ क्या, तुम यहाँ यूआई से एक गेट रिक्वेस्ट गई किसके पास, एपीआई के पास। एपीआई ने फिर क्या किया, आगे जावा का क्या किया, कोड चलाया,
जिसने डेटाबेस से सारे जहाज के नाम दाम फोटो सब उठाई और रिस्पॉन्स में एचटीएमएल भेज दिया और बाद में एचटीएमएल साथ लग के तुम्हारे सामने आ गई। यही हो रहा है ना भाई। तो ये जहां पे डेटाबेस से डेटा आता है वो रिक्वेस्ट हमेशा क्या कही जाती है? गेट। एक होती है क्या? पोस्ट। पोस्ट कब यूज होती है? जब हमें डेटाबेस में डेटा यहां से भेजना होता है। जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, हम नया अकाउंट बनाते हैं तो मेरा डेटा जाके वहां क्या होता है? स्टोर होता है ना, डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है मतलब यहां से डेटा डेटाबेस में जा रहा है तो वो रिक्वेस्ट क्या कही जाती है? पोस्ट। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद गेट का हो गया मतलब डेटा ले आना, नाम से ही है। पोस्ट का मतलब डेटा यहां से क्लाइंट से भेजना कहां? सर्वर पर। और नया डेटा क्रिएट करना, जैसे जब नया अकाउंट बनाते हो, नया कॉन्टैक्ट बनाते हो, नया कैंपेन बनाते हो, ईमेल से तुम क्या करते हो? जीमेल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करते हो। ये सब कैसी रिक्वेस्ट है? पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद तो एक गेट हो गई और एक पोस्ट हो गई। पोस्ट में क्या होता है? नया रिकॉर्ड बनता है। गेट में होता है नया कुछ बनता नहीं, जो होता है वो आता है। और एक तीसरी होती है क्या? पुट। तीसरा मेथड एपीआई का, एक गेट एक पोस्ट, इससे तो भली बात पहले कर देते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है? पुट। पुट का काम है डेटा को डेटाबेस, ये क्या करता है? नया डेटा नहीं बनाता, जो डेटा पहले से है उसमें से कुछ बदलता है, जिसे बोलते हैं अपडेट करना, एडिट करना, चेंज। टाइगर में कि एक अकाउंट बन गया है, अकाउंट में एडिट बटन है, क्लिक किया, फिर गए अपना फोन नंबर या फर्स्ट नेम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड जाते हो ना, आधार अपडेट करवाने, जब पहली बार क्रिएट हो रहा था तब क्या चला था? पोस्ट। बाद में जब बार बार जाते हो तुम लोग कहते हो हमारा पता बदल दो, हमारा नंबर, हमारा डेट ऑफ बर्थ बदल दो, तो वो क्या होता है? नया नहीं बनता, वो अपडेट होता है। और उसके लिए जो रिक्वेस्ट यूज होती है उसका नाम क्या है? पुट। पुट भी है और एक और भी है जिसका नाम क्या है? पैच। आगे बताएंगे दोनों में अंतर क्या है, लेकिन पुट और पैच दोनों का इस्तेमाल होता है डेटा को क्या करने के लिए? अपडेट करने। और फिर एक होता है क्या? डिलीट। यही तुम्हारे 5 मेन मेथड्स हैं, इन्हीं का तुम्हें यूज करना। कि जब तुमको कोई कहेगा कि भैया एपीआई को टेस्ट करो या रिक्वेस्ट भेजो या कुछ भी कहेगा, कहोगे भैया पहले क्या चाहिए होगा? तुम्हें एपीआई का यूआरएल, और दूसरा तुम्हें ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि इसके साथ कौन सा मेथड बना हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ये एपीआई किसने बनाई? अच्छा ये बताओ, हमने सिलेक्ट किया है यहाँ गेटवे कुछ? ये हमने सिलेक्ट किया है? नहीं ना, ये हमने सिलेक्ट नहीं किया। हमने नहीं सिलेक्ट किया। कहां से आया? क्योंकि डेवलपर ने क्या किया था? एपीआई बनाई थी। डेवलपर ने क्या बनाया था? हमने एपीआई का कलेक्शन बनाया था और वो कनेक्शन हमने क्या किया? इंपोर्ट किया। तो डेवलपर ने उसके लिए जो मेथड डिफाइन किया होगा वो अपने आप लग के आ गया। तो है मेरा मन करे तो हम चेंज कर सकते हैं यार, मेरा मन करे तो हम गेट की जगह क्या कर दें? डिलीट कर दें और सेंड करें तो एरर आएगी। क्या आएगी? एरर आएगी। रीजन, डेवलपर ने इस एपीआई के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया है उसका नाम क्या है? गेट। तो तुम भाई गेट ही यूज कर सकते हो, कुछ और यूज नहीं कर सकते, ये दिमाग में पहले रखना। ऐसा करोगे ना, सेंड करोगे तो एक एरर आएगी, और एरर का मतलब हुआ क्या? मेथड नॉट अलाउड। और डेवलपर बोलेगा भैया हमने तो इस काम के लिए एपीआई के लिए कौन सा मेथड अलाउ किया था? गेट। जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्या भेज रहा है? डिलीट। तो कहेगा एरर आएगी क्या? मेथड नॉट अलाउड। इसीलिए सबसे बड़ी चीज तो यही है एक एपीआई के लिए, क्या? उसका यूआरएल और फिर उसका मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है और कौन सा मेथड यूज नहीं करना है। ये तुम्हें कहां मिलेगा? कलेक्शन में। कलेक्शन इंपोर्ट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा दुर्भाग्य हो सकता है
कलेक्शन नहीं बनाया है उन लोगों ने। एपीआईज बनाई है, एपीआईज की डिटेल तुमने मांगी, एपीआईज को उठा के एक पन्ना पकड़ा दिया 25, 30, 40 पन्नों का, 40-50 पन्नों का, तो उन्होंने बता दिया सारी एपीआई के बारे में डिटेल है इसमें कि कौन सी एपीआई है, क्या नाम है, कौन सा मेथड है, क्या यूआरएल है, क्या डेटा लेगा, क्या डेटा देगा, सारा इस 50-60 पन्नों में लिखा हुआ। तुम तो मांगे उससे क्या भाई, कलेक्शन दे देता तो इंपोर्ट कर लेते सारी एपीआई, लेकिन हमने मांगा, उसने कहा भैया हमने कोई कलेक्शन बनाया नहीं। हमने एक पीडीएफ बनाई थी जब हम लोग बना रहे, डेवलप कर रहे थे हेल्प के लिए, वही वाली तुम भी पकड़ो, वही तुम भी ले लो, उसी में सारी डिटेल हैं। अब कैसे टेस्टिंग करें, तब जानते हो क्या करोगे। इसीलिए देखो इंपोर्ट का ही ऑप्शन नहीं होता, न्यू का भी ऑप्शन होता है, और यहां तुम बता सकते हो न्यू करके क्या बनाओगे, कलेक्शन। जैसे कलेक्शन का नाम हमने रख दिया, मान लो जो भी नाम हो, जैसे फ्लिपकार्ट के लिए बना रहे हो तो मान लो क्या लिख दिया हमने, फ्लिपकार्ट एपीआई, ऐसे आप फ्लिपकार्ट अंडरस्कोर एपीआई और सेव कर दो, सेव बटन है, हो गया। चलो अब इसके अंदर जानते हो क्या करोगे, अब इस भाई बना तो था नहीं, क्या नाम है ना, कहीं सेव होगा यार, हो गया। अच्छा ये फ्लिपकार्ट, अभी इसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं है। अब पहली भाई अगर हमें ऐसा मिलेगा तो हम जानते हो क्या करेंगे भाई, डेवलपर ने बना के दिया है तो भाई हम खुद कलेक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पे एक एक करके एपीआई जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे, कहाँ गया, ये है ना, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, ऐड करके है क्या कुछ, ऐड रिक्वेस्ट है ना, वही जो है हमको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। अब देखो ना, अब रिक्वेस्ट का क्या देना है, किस टाइप रिक्वेस्ट, कौन सा मेथड करे भाई, हेल्प में लिखा होगा कि ये पुरानी एपीआई है, ये गेट में ये पोस्ट मेथड लेगी, तो फिर हम यहाँ आएंगे, क्या सेलेक्ट कर देंगे, पोस्ट। फिर बताएगा कि इसका यूआरएल फलाने होगा, उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट, वही उठा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो भी होगा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो देखो एक एपीआई, एक रिक्वेस्ट हमने क्या कर दी, बना दी। ऐसे ऐसे करके अगर मान लो 300 एपीआई है तो हम मेरी मजबूरी होगी 300 क्या करना है, एक बार एक रिक्वेस्ट बनाना। एक फायदा और है, एक बन गया नहीं है, जैसे मान लो ये बन गया, 300 यहाँ जोड़ दी, अब कोई नया बंदा टीम में आया, उसे 300 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान से पोस्टमैन एक ऑप्शन ये देता है, राइट क्लिक करो, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा किसका, नहीं एक मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्सपोर्ट कर दोगे ना, तो ये जितनी एपीआई बनाए हो कलेक्शन में भी, हाँ वो सारी एक्सपोर्ट करके एक कलेक्शन की फाइल बना दे। एक बार तो मेरे लिए दिक्कत होगी, लेकिन आप टीम में कोई तो उसको ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कलेक्शन बना दिया। देखो बना दिया, क्या नाम रखना चाहते, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दो। कहाँ एक्सपोर्ट करना है, मान लो डेस्कटॉप पे, नाम क्या रखना है, यही तो चलो फ्लिपकार्ट अंडरस्कोर एपीआईज, ये नाम रखना डॉट पोस्टमैन अंडरस्कोर कलेक्शन, पोस्टमैन अंडरस्कोर कलेक्शन एक्सटेंशन हो गया, यही है भैया एपीआई। कहाँ गया, ये यही है। अब नए बंदे को ये झंझट करने की जरूरत नहीं है, उसको पकड़ा दिया करेंगे हम, क्या यही कलेक्शन फाइल लो भाई और यूज करो। अब वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, सब उसके पास आ जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब डेवलपर ने नहीं बनाया होगा, बनाया होगा तो कोई बात नहीं बनाया होगा तो तुमको खुद बनाना पड़ेगा। और जैसे देखो आप कहोगे, ये देखो ये जो साइट इसने बताई, क्या नाम है इसने, रोशन ने, एजाइल सीआरएम। तो भैया एक चीज ये भी जानो, इस एजाइल सीआरएम एप्लीकेशन के अंदर कहाँ गया, ये इसके अंदर इसकी हेल्प भी है। हेल्प में जाओगे तो सब एपीआई की सारी रिक्वेस्ट के बारे में डिटेल मिलेगी। अगर नहीं बना होगा कलेक्शन तो वही डिटेल पढ़ के हम बनाते, और बनाने के बाद एक्सपोर्ट करके एक बार हम कलेक्शन फाइल बना लेते, बाद दूसरे टीम मेंबर्स को कहते कि लो भैया तो यूज, ठीक है।
तो अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कलेक्शन के बारे में प्लस एपीआई के यूआरएल के बारे में और एपीआई के किसके बारे में? मेथड्स के बारे में। ठीक है, एपीआई के मेथड्स के बारे में। तो चलो थोड़ा अभी और हम यूआरएल को ही वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मान लो से चलो बंद, ये देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो पहले अब यूआरएल देखो, ये यूआरएल हम यहां से कॉपी करें। ये दिख रहा है, तो ये ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये इतना क्या है? बेस यूआरएल। कहां तक है? यहां तक। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? एक यूआरएल में होता क्या क्या? एक तो होता है क्या? बेस यूआरएल। बेस यूआरएल के बाद स्लैश स्लैश करके होता है ना, दुनिया के किसी भी एप्लीकेशन में जाओगे ऐसा दिखाई देगा, स्लैश फलाना स्लैश स्लैश सर्च, जैसे भी फ्लिपकार्ट में क्या था, स्लैश फॉर्मल सर्च स्लैश फलाना स्लैश, जैसे करके लिखा रहा था ना। इसी चीज को, ये जो जितना पार्ट ऊपर वाला है, ध्यान से देखना, जो बेस यूआरएल के बाद होता है उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या? बिल्कुल, इसको बोलते हैं क्या? नाम से ही लग रहा है ना, एंड पॉइंट का मतलब क्या है? बेस यूआरएल मतलब स्टार्टिंग वाला, एंड पॉइंट मतलब क्लियर है ये बात? यस सर। ये समझो पहले क्या एंड, ये इंटरव्यू पूछते हैं व्हाट इज एंड पॉइंट, तो कहोगे आफ्टर बेस यूआरएल है। अब बेस यूआरएल के बाद स्लैश स्लैश करके जो भी होता है वो सारा सब कुछ क्या है? एंड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं तुमको इसमें, आ जाओ यहाँ जरा। सर्च की फंक्शनलिटी है इसमें। अच्छा, फिल्टर है ना, ये फिल्टर है ना, ये फिल्टर क्या है भाई? ये फिल्टर है। कैसे करें, क्या फिल्टर करें भाई बताओ? कोई फिल्टर लगाए? इस लीड ऐसे एक फिल्टर लगा लिए ना। अच्छा, यहाँ इस तरह से दिख रहा है, या यहाँ आके देखो। अच्छा, जैसे ये देखो, मान लो हम फैशन में आए, मान लो हम कहाँ आ गए? फैशन में। अगर मान लो सपोज करो हम इसमें मेन फुटवियर में आए, यहाँ पे स्टार्टिंग का ये क्या है? बेस यूआरएल, और इधर जो है वो क्या है? एंड पॉइंट। इसमें भी हमने क्या लिखा? कैटेगरी सेलेक्ट की क्या? फॉर्मल शूज। तो जब फॉर्मल शूज किया तो उसने क्या किया? छांट के वो शूज दिखा रहा है जो कैसे हैं? फॉर्मल। जरा ध्यान से देखना इसका यूआरएल क्या है। ये देखो, जब हमने फॉर्मल शूज पे क्लिक किया तब ये यूआरएल है, और पहले क्या था? ये था। जब क्या आ रहे थे? सारे जूते आ रहे थे तब ये यूआरएल था, और जब सारे जूतों में से सिर्फ कौन से आ रहे थे? फॉर्मल वाले, तो यूआरएल ये था। दिखा ना, दोनों में एक चीज मिलेगी कॉमन, क्या? बेस यूआरएल। देखो यहाँ भी क्या है? बेस यूआरएल। इसके आगे इतना वर्ड दिख रहा है ना, मेंस हाइफन फुटवियर हाइफन सॉरी स्लैश क्या? पीआर, और इसके बाद लगा है क्या? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना। देखो, पहले तो बेस यूआरएल है और इसके बाद क्या है? एंड पॉइंट है। अगर उसको भी ध्यान से देखो तो ये हिस्सा ध्यान से देखना। एक मिनट, हम इसलिए यहाँ ऊपर कर रहे हैं भाई, देखो इसको ध्यान से। इस हिस्से को बोलते हैं पाथ पैरामीटर। ध्यान से देखना कितना हिस्सा होता है। एक मिनट, ये कहां तक है? क्वेश्चन मार्क के पहले तक, जो इतना होता है। तो यूआरएल में पहले क्या हो गया?
बेस यूआरएल, बेस यूआरएल के जस्ट बाद क्या है, आगे जो है वो एंड पॉइंट बोलते हैं। उसको भी ध्यान से देखा जाए तो बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल के आगे जो है उसे क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर। जैसे मेंस हाइफन फुटवियर स्लैश पीआर जो है ये क्या है, पाथ पैरामीटर। इसके बाद देखो ध्यान से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, लगा है ना, और अब देखो बराबर दिख रहा होगा यार, SID बराबर OSP CIL एंड ओ ट्रैकर बराबर फलाना एंड FM बराबर फलाना, इस तरह से करके बराबर बराबर करके आ रहा है कि नहीं यार। जो ये बराबर बराबर करके क्वेश्चन मार्क के बाद जब भी है, याद रख लीजिए हमेशा दिखाई देगा। यहाँ भी देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, नीचे वाले में लगा है ना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क के बाद देखो जोड़े में आ रहा होगा SID बराबर फला, ये URL है बराबर OSP CIL बराबर कुछ नहीं है, SSB बराबर एंड ओ ट्रैकर बराबर कैटेगरी ट्री। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब एक तरह से दिख रहा है ना, एक तरह से देखो तो एक चीज की है और एक चीज क्या है, वैल्यू। याद रखो क्वेश्चन मार्क के बाद जब दिया आएगा तो बराबर बराबर करके आएगा। जैसे तुम लोग अच्छे बताओ, बहुत से एप्लीकेशन यूज करते हो तो फिल्टर लगाते हो, पहले मोबाइल सर्च कर लिया, फिर फिल्टर लगाते हो, कैमरा कितना हो, तो कैमरा 50 मेगापिक्सल हो, स्क्रीन की साइज कितनी हो, 6 इंच हो, ऐसे 3-4 ऑप्शन बताते हो तो सेलेक्ट करके वही प्रोडक्ट दिखाता है। जब URL पे देखोगे ना तो क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, उसके आगे लिखा रहेगा स्क्रीन बराबर 7 एंड स्क्रीन बराबर 7 फिर एंड लिखा रहेगा, फिर वो कैमरा बराबर 50 फिर लिखा रहेगा एंड, फिर लिखा रहेगा क्या, प्राइस इज लेस देन या वो क्या क्या कहते हैं उसको 10,000, या इस तरह से करके बराबर बराबर करके लिखा रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, एक चीज याद रखो, ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ होता है इसके लिए वर्ड आता है क्या, क्वेरी पैरामीटर। ये याद रहेगा, याद रहेगा, क्वेरी पैरामीटर। तो याद रख लो आज से यूआरएल में क्या होगा, बेस यूआरएल, पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर। स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क के पहले जो है वो क्या है, पाथ पैरामीटर, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो क्या है, क्वेरी पैरामीटर। अच्छा ये फालतू नहीं लिखा होता, कोई तरीके डालेगा। जो फ्लिपकार्ट में देखे कैलेंडर वो लगा के, फ्लिपकार्ट है ना, जैसे मान लो हमने फिल्टर लगाने का ऑप्शन है, जैसे यहाँ देखो हमने एक चेक बॉक्स लगा दिया, कौन सा, नाइकी का। देखोगे यूआरएल में कहीं आ गया होगा कुछ, या देखो आ गया ना, नाइकी करके आ गया ना, कुछ ऐसे अपना अपने हिसाब से बनाया होगा फैसेट्स, ये मतलब ये देखो क्या हो गया, एक तरह से की हो गया, और उसके सामने ये क्या हो गई, वैल्यू। तो जब भी रहेगा ये दिमाग में हमेशा बैठा लो, क्वेरी पैरामीटर फालतू नहीं है, वो बताता है कि क्या लेके आना। क्लियर है ये बात। तो ये क्या हुआ तुम्हारा यूआरएल। तो यूआरएल में ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं भाई, बेस यूआरएल क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, और पाथ पैरामीटर। तीनों चीजें होती यूआरएल में ही है। हाँ बोलो। नहीं, एंड पॉइंट मतलब टोटल, और मतलब उसके बाद जो है वो सब कुछ क्या है, क्वेरी का एंड पॉइंट। हाँ, पाथ पैरामीटर हो सकता है और क्या हो सकता है, क्वेरी पैरामीटर। क्लियर है ये। अच्छा, और याद रख लो, तो ये अब क्लियर है, यूआरएल क्लियर है, और मेथड्स के नाम पता है, कौन कौन से मेथड इसके अंदर हैं, इसके तुम्हें क्या है, नाम पता है। अब एक बात और जानो, तब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो तुम्हारा गेट होता है, कौन सी रिक्वेस्ट होती है, गेट। ये जो गेट रिक्वेस्ट होती है, ये ऐसी रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो क्या, यूआरएल। ध्यान से जरा देखो,
रोशन ने अगर थोड़ा बहुत दिखाया होगा, चलो अभी तो डिटेल में इसको अब आगे बताएंगे ही, लेकिन अगर दिखाया होगा तुमको तो एक चीज़ दिखाई होगी छोटी सी। ये देखो जरा, ये रिक्वेस्ट देखो जो ये पोस्ट वाली, इसके पास भी क्या है, यूआरएल तो सबके पास होगा, ये तो बड़ी कॉमन चीज है, कोई भी रिक्वेस्ट होगी यूआरएल उसके पास होना ही होना। अब मेथड हो सकता है क्या, गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है, पैच भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। और फिलहाल इसके पास क्या है, मान लो यहाँ क्या है, पोस्ट है ना, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेलेक्ट हुई है ना, यहाँ भी कुछ दिख रहे होंगे ना, ये सब चीजें दिख रहा है ना, परम्स, एथराइजेशन, हेडर्स, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट सेटिंग, ये सब लिखा है ना। जरा ये बॉडी पे जाओ जरा, ये देखो यहां कुछ डेटा दिया गया है ना, और ये डेटा क्या, अच्छा तुम लोगों को एक्सएमएल के बारे में हमने बोला है लास्ट क्लास में, बताया था कि नहीं कुछ, बोलो, एक्सएमएल बताया था ना हमने कि एक्सएमएल कैसा दिखता है, तो जानते हो एचटीएमएल जैसा दिखता है। में आजकल एक्सएमएल तो बहुत पुराना है, पहले से चल रहा है, आज भी चल रहा है, बाद में एक नया तरीका आया जो ये वाला तरीका है, डेटा रख, इसे बोलते हैं क्या, जेसन। ध्यान से समझो इसको, दो चीजें होती हैं, क्या क्या होते हैं, हाँ, डेटा जो आता जाता है एपीआई के थ्रू, उसमें इस्तेमाल, उसमें दो फॉर्मेट चलते हैं, एक एक्सएमएल और एक जेसन, ठीक। जो जैसे भाई अकाउंट बनाना है तो भेजोगे ना कि नाम क्या है, नंबर क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जो सब 6-7 डेटा भेजोगे ना, कैसे भेजोगे, चिट्ठी लिख के भेजोगे डेटा, नहीं, सी रिक्वेस्ट में डेटा भेजना है ना, उसी के लिए ये जगह है क्या, बॉडी। एक रिक्वेस्ट, भाई तुमको तो नहीं लगता ना, पता लगता तुम जब यूआई यूज करते हो, तुम तो यूआई यूज करते हो, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम तो फॉर्म भरे और क्या किए, सेव बटन पे मारे क्लिक, लेकिन यहाँ से जब रिक्वेस्ट गई तो जानते हो रास्ते में क्या करेगा, उस डेटा को लेके एक बनाएगा क्या, जेसन या एक्सएमएल, और वही जेसन या एक्सएमएल किसको देगा, एपीआई। एपीआई उसमें से डेटा निकाल के मेथड कॉल करके चलवाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो लेगा और उस रिजल्ट को क्या बनाएगा, जेसन या एक्सएमएल, और वही वापस दे देगा। तो याद रखो, यहां देखो बॉडी क्या है, पहले ये समझ लो कि देखो ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या देते हैं हम, डेटा। डेटा देने का तरीका क्या हो सकता है, एक्सएमएल भी और जेसन भी। फिलहाल कौन है, जेसन। देख लो जेसन कैसा दिखता है, अभी आगे जेसन के बारे में डिटेल बताएंगे, कर्ली ब्रेसेस जैसा होता है, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये एक चीज समझो छोटी सी, हेलो, हाँ 5 मिनट, हाँ बोल भाई, बोलो क्या बोल रहे हैं, जेसन या एक्सएमएल, यहां से डेटा भेज रहे हैं ना, कहाँ किसके अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर ना। तो बॉडी में क्या होता है, डेटा। देखो यूआरएल किसके पास होता है, सबके पास, चाहे गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, कोई भी होगा उसके पास यूआरएल होगा। लेकिन अब दूसरी बात आती है किसकी, बॉडी की। तो याद रख लो, गेट के पास बॉडी होना संभव नहीं है। जो गेट रिक्वेस्ट होती है उसके पास बॉडी नहीं होती। गेट बॉडी क्यों चाहिए होती बताओ, बॉडी में रखोगे डेटा और डेटा भेजोगे, डेटा क्या करोगे, भेजोगे, इसीलिए तो तुमको भाई बॉडी क्यों चाहिए, तुम डेटा रख के डेटा भेजना है सब। गेट रिक्वेस्ट मुझे डेटा भेजने के लिए होता है, डेटा लेने के लिए है ना, तो उसमें बॉडी की जरूरत क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात दिमाग में रखना। गेट रिक्वेस्ट के पास, गेट रिक्वेस्ट के साथ जेसन फेसन मत भेजने लगना। जेसन जाएगी या एक्सएमएल जाएगी तो सिर्फ किसके साथ, पोस्ट के साथ, पुट के साथ, पैच के साथ, गेट के साथ नहीं। याद रखना, इसलिए कहते हैं गेट रिक्वेस्ट के पास क्या होता है, बस गेट रिक्वेस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ यूआरएल होता है, बाकी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है उसके पास यूआरएल भी होता है और बॉडी भी होती है।
अगर गेट के साथ जबरदस्ती बॉडी भेजने की कोशिश कर लोगों को तो एरर मारना शुरू कर। बात याद रहेगी? यस सर। ये दिमाग में रखना। तो चलो इतना ही रखते हैं।